Good morning, all of you. Day before yesterday, we have started chapter number 10 of 9th class science portion, in which I have explained about the gravitation and also about the universal law of gravitation. Now today I am going to tell you about the centripetal force and how does it work. Actually this is the topic which is, you can say, you need to study into the 11th and 12th class, but today I am going to tell you something about the centripetal force. What do you mean by centripetal force? Centripetal force can be said that the force exerted at the center of a central, or you can say that सर्कुलर पाथ. तो यहाँ पे अगर आपके पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए मोशन करता है, तो उसके सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. The force exerted toward the center of a circular path is known as the centripetal force. Now if you need to calculate the value of this force, then it will be F directly proportional to the m into, you can say that, V square. Okay, and upon, you can say, it will be R square. What are the m, v, r here? So you can see that m is the mass of object. Okay, v, you can say that velocity, and r is the radius. अगर आप कोई भी एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, उसको अगर रस्सी से बांध के और उसको ऐसे घुमाते हैं, तो वो आपके हाथ से छूट करके जाना चाहता है, और अगर छूट जाता है तो वो काफ़ी दूर तक जाके गिरता है. अब बात ये आती है कि जिस तरीके से वो ऐसे गोल गोल घूमता है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, तो जहाँ जो आपके हाथ में आपने रस्सी को पकड़ रखा है या धागे को पकड़ रखा है, तो आपके हाथ पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे अगर F की बात करें तो F एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर पे लगता है और एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट जो है वो इसको अप्लाई करता है. अब यहाँ पे इस फोर्स की वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाए? तो F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है. m यहाँ पे मास होता है, v जो है वो वेलोसिटी होती है, और r है वो रेडियस होती है. ये हमने अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके बारे में डिस्कस किया है. और ड्यू टू दिस फोर्स एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस, यानी अर्थ की सरफेस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ क्या रखती है? बाइंड, यानी बांधे रखती है. अपन अभी कहाँ है? स्पेस में. पता है क्या आप लोगों को अपन कहाँ है? यूनिवर्स के अंदर अगर अपन देखें तो अपन अर्थ की सरफेस के ऊपर रहते हैं. ठीक है ना? सिंपली अगर आप लोग डिटेल में जाके स्टडी करते हो तो दिस इज द अर्थ. ओके, और यू आर हियर, और ये पूरा यूनिवर्स जो है इसके अंदर ये अर्थ है. अर्थ के ऊपर सरफेस पे अपन रहते हैं. तो अपन इस यूनिवर्स में गिरते क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये सेंटर पे जो फोर्स लगता है, ये फोर्स अपन को यहाँ पे बांधे रखते हैं. समझ गए? उसकी वजह से जो है वो अपन नहीं गिरते. तो दिस फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स विच ऑलवेज वर्क्स ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ, और यू कैन से दैट
एनी सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ के अंदर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तो उसके सेंटर पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। इसके बाद में जो सेकंड टॉपिक अपन ने पढ़ा था उसको एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होता है रियल में? तो ऑल ऑफ यू नो दैट यू हैव अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and you have a earth of mass capital M, and the distance between these two things is, you can say that, capital R. Now if you want to go for the study the force exerted between them, then you can say that it can be said that force is directly proportional to the M into M, and force is inversely proportional to the 1 upon R square. Okay, now from this 1 and 2 equation you can say that F will be proportional to M into M upon R square, or you will reduce the sign of proportionality, then you will get G as the constant which is known as gravitational constant. So this will be the gravitational force formula. Okay, day before yesterday we have discussed about this universal law of gravity, in which I told you that if you have any object on earth's surface which mass is m and the earth mass is capital M, then the earth always attract any object towards it. यानी अर्थ अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को। ओके, अब अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है तो उसमें क्या वर्क कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। और उस अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे? तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी कैन बी एक्सप्लेन्ड दैट F is directly proportional to the product of the mass of object and earth, and it will inversely proportional to the square of the distance between them, so it will be 1 upon R square. Now from this and this you can see that F proportional to M into M upon R square. You will reduce the sign of this proportionality, you will get the constant which is Z, and also known as the gravitational constant. So F will be equal to G into M upon R square. This is known as the universal law of gravity. Now we need to move for the, you can say, Newton and rules of inverse square. What do you mean by inverse square? What do you mean by rules of this? We need to talk about this. So actually I would like to tell you the rules of inverse का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग अगर अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जो है वो जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, रूल ऑफ इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा? जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ही फोर्स कम होगा। ओके, लाइक अगर अर्थ की सरफेस से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उस पे उतना ही अर्थ के ऊपर जो लगता है फोर्स वो कम होगा। इट मीन्स क्या हो गया कि अगर कोई भी दूसरा प्लेनेट है या फिर यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं तो ये अर्थ की सरफेस पे आकर के क्यों नहीं गिरते? क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी डिस्टेंस जो है वो अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस इनवर्स लॉ? डिस्टेंस जो होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही फोर्स कम लगेगा। समझ गए? व्हाट डू यू मीन बाय दिस इनवर्स लॉ? डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही फोर्स कम लगेगा। समझ गए? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस से जितना ज्यादा दूर है
उतना ही उस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम लगेगा। समझ गए? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या कहता है कि इसका इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, सबसे पहले कि द फोर्स बाइंड्स अस टू द अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन एंड द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ या फिर यूनिवर्सल लॉ का इंपॉर्टेंस जो होता है उसके बारे में ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं और इनको स्टडी करना है। देखो सबसे पहला है बाइंड्स अस विथ अर्थ, यानी कि अर्थ की सरफेस पे अपने को ये बांधे हुए रखता है, वो कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये भी ड्यू टू क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा क्या है? मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। ये भी कैसे संभव है? जब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो है वो ग्रेविटी जो है वो वर्क करती है तब। एंड द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। So by these 4 points you can understand the importance of gravity and also universal law of gravitation. What we have studied, actually all of you know that whenever अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको कौन सी ऐसी चीज है जो बांधे रखती है, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम जो है वो अर्थ की सरफेस पे टिके हुए रहते हैं। ठीक है। सेकंड इसमें मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, तो मून का मोशन जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ होता है, वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब यहाँ पे मोशन हो पाती है। कब? जब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है अर्थ का। उसके बाद में मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से ही उसके चारों तरफ जो होते हैं वो सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं और इसे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। एंड टाइड्स ड्यू टू द मून, जो सी होता है, ओशियन होता है, उसके अंदर जो वाटर होता है उसका हाई यानी ऊपर उठना और वापस गिरना, उसको बोलते हैं टाइड्स। ठीक है। तो ये जो होता है वो कैसे पॉसिबल होता है? तो वो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। ठीक है। तो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस स्टेटमेंट्स एंड यू कैन से दैट इम्पोर्टेंट ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। So you need to study about the 3 topics at home. First is the centripetal force, another one is the universal law of gravity, and third is the importance of universal law of gravity. Okay.